नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बीते हफ्ते की 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आइए पहले तीनों खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दशकों पुराना वियतनाम युद्ध फिर से क्यों चर्चा में है। इसके बाद समझेंगे कि अफगान संकट के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, और आखिर में समझेंगे कि शरणार्थी समस्या क्या है और यह बार बार क्यों खबरों में रहती है। लेकिन सबसे पहले बात वियतनाम युद्ध की करते हैं। दुनिया में सत्ता संघर्ष की कई मिसालें हैं। किसी देश की सत्ता हासिल करने के लिए जंग का सहारा लेने की कई घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कभी ये लड़ाई देश के भीतर के दावेदारों के बीच लड़ी गई है, तो कभी कभी बाहरी शक्तियां भी इसको अंजाम देती रही हैं। अगर बीते 6-7 दशकों पर गौर करें तो दुनिया की महाशक्तियों ने कई देशों को युद्ध का मैदान बनाया है। इस मामले में अगर अमेरिका को सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। अमेरिका ने इस दौरान कई युद्ध लड़े, हालांकि कुछ युद्ध उसके लिए गले की हड्डी भी बन गए। न निगलते बना न उगलते बना। अफगानिस्तान पर 2 दशकों तक अमेरिकी नियंत्रण इसी की एक मिसाल है। 20 साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान के लौटने से कई सवाल खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका की रवानगी ने याद दिलाया कि कैसे अमेरिका जैसी महाशक्ति ने वियतनाम, क्यूबा और सोमालिया में भी पीठ दिखाई थी। अभी जो हाल अफगानिस्तान का हुआ है वही हाल कभी वियतनाम का हुआ था। लोग अफगानिस्तान की तुलना वियतनाम के साइगोन से करने लगे हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि साइगोन क्या है और वियतनाम युद्ध की वजह क्या थी। बताएंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ कि वियतनाम 2 दशकों तक युद्ध की आग में झुलसता रहा, और साथ ही ये भी बताएंगे कि अमेरिका दुनिया के देशों को जंग का अखाड़ा क्यों बनाता है। पूरी कहानी को समझने से पहले वियतनाम की भौगोलिक स्थिति को जानिए। वियतनाम एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। इसकी उत्तरी सीमा चीन से, जबकि पश्चिमी सीमा लाओस और कंबोडिया से लगती है। ये थाईलैंड की खाड़ी के जरिए थाईलैंड से समुद्री सीमा साझा करता है। वहीं दक्षिणी चीन सागर के जरिए फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया से भी समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी है हनोई, जो कि उत्तर में स्थित है। बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की है, जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी थी। एक खेमे की अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था तो दूसरे की सोवियत संघ। एक तरफ अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा को थोपना चाहता था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने में लगा हुआ था। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया शीत युद्ध का सामना कर रही थी और अमेरिका सोवियत संघ के बीच भू राजनीति तनाव अपनी चरम पर था। ये दोनों ही देश अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और दुनिया के मुल्क इस जंग का अखाड़ा बन रहे थे। ऐसे ही 2 मुल्क थे, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। हालांकि युद्ध इन दोनों मुल्कों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें शक्ति प्रदर्शन अमेरिका ने किया। दरअसल वियतनाम, लाओस और कंबोडिया सहित इंडो चीन नामक एक फ्रांसीसी उपनिवेश पर 1940 में जापान ने हमला कर दिया था। जापान के आक्रमण के जवाब में 1941 में वियतनाम में एक वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन्ह इस आंदोलन के नेता थे और इसका नाम वियत मिन्ह रखा गया। इस आंदोलन ने जापानियों के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में जब जापान की हार हुई और उसने हथियार डाल दिए, तब हो ची मिन्ह ने हनोई में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की बुनियाद डाली। जापानी शासन के अधीन राज करने वाले सम्राट बाओ दाई के सत्ता त्यागने के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम ने पूरे वियतनाम में 20 दिनों के लिए अकेले शासन किया। लेकिन महज 20 दिनों वाली इस सरकार को फ्रांसीसी सेना ने उखाड़ फेंका और वहां फिर से फ्रांसीसी सत्ता बहाल हो गई। फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे इंडो चीन पर नियंत्रण कर लिया। इस अहाते में वियतनाम के साथ साथ कंबोडिया और लाओस भी आते थे। हालांकि हो ची मिन्ह ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। लिहाजा वियत मिन्ह गुट ने फ्रांसीसी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। नतीजतन 1946 में पहला इंडो चीन युद्ध हुआ। 1950 आते आते यह लड़ाई शीत युद्ध के साथ जुड़ गई। जनवरी 1950 में चीन और सोवियत संघ ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम को मान्यता दे दी। अगले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने साइगोन में फ्रांसीसी समर्थित स्टेट ऑफ वियतनाम को सही माना। आखिरकार यह युद्ध तब खत्म हुआ जब 7 मई 1954 को
फ्रांसीसी सेना ने सरेंडर कर दिया। इंडो चीन युद्ध के खत्म होते ही 1954 में अप्रैल से लेकर जुलाई तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इस समझौते में फ्रांस के कब्जे वाले पूरे इलाकों को आज़ाद करके कई हिस्सों में बांट दिया गया। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को अलग कर दिया गया। कंबोडिया और लाओस को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वियतनाम को लेकर पेच फंसा हुआ था। दरअसल इस समझौते में वियतनाम को अस्थायी रूप से दो हिस्सों में बांटा गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी हिस्से को हो ची मिन्ह की अगुवाई वाली वियत मिन्ह द्वारा शासित किया जाना था और दक्षिणी हिस्से में पूर्व सम्राट बाओ दाई की अगुवाई में स्टेट ऑफ वियतनाम राज्य का शासन होना था। इसमें शर्त यह रखी गई कि एक एकीकृत वियतनामी राज्य बनाने के लिए जुलाई 1956 तक एक आम चुनाव आयोजित किया जाएगा, लेकिन इस समझौते को दक्षिण वियतनाम और अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। बाद में दक्षिण वियतनाम चुनाव कराने से भी मुकर गया और यही वियतनाम युद्ध का कारण बना। आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर 1955 को इस जंग की शुरुआत हुई और 30 अप्रैल 1975 को यह खत्म हुआ। यह लड़ाई उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम सरकार के बीच लड़ी गई। इसे द्वितीय हिंद चीन युद्ध भी कहा जाता है। इस जंग में एक तरफ चीनी और सोवियत संघ जैसे साम्यवादी देशों से समर्थन प्राप्त उत्तरी वियतनाम की सेना थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही दक्षिणी वियतनाम की सेना। ये लड़ाई और भी भयानक तब हो गई जब लाओस जैसे छोटे से देश ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी धरती से लड़ाई की इजाजत दे दी। अमेरिकी वायुसेना ने छोटे से देश लाओस पर इतने बम गिराए कि कहा जाता है कि लाओस का भविष्य बारूद के ढेर के नीचे दब गया। अमेरिका ने पूरे 9 साल लाओस में हर 8 मिनट में बम गिराए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने प्रतिदिन $2 मिलियन सिर्फ और सिर्फ लाओस पर बमबारी करने में ही खर्च किए थे। 1964 से 1973 तक अमेरिका ने लगभग 26 करोड़ क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे थे। ऐसा कहा जाता है कि यह संख्या इराक के ऊपर दागे हुए कुल बमों से 21 करोड़ अधिक है। इस भीषण युद्ध में 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक थे। यही कारण था कि अमेरिकी सरकार पर वहां की जनता का खासा दबाव पड़ने लगा। अमेरिका में सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। घरेलू दबाव के चलते 1969 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम से बाहर निकलने की ठान ली। लिहाजा जनवरी 1973 में पेरिस में अमेरिका और वियतनाम के हितधारकों के बीच शांति समझौता हुआ। साल 1973 से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद कम्युनिस्ट मित्रों द्वारा समर्थित उत्तरी वियतनाम की सेना ने दक्षिणी वियतनाम के सबसे बड़े शहर साइगोन पर कब्जा जमा लिया, जिसे अब हो ची मिन्ह सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक वैसा ही जैसा कि हमें अफगानिस्तान में देखने को मिला। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान फिर से सत्ता पर काबिज हो गया, जैसा कि वो 2 दशक पहले था। अब सवाल है कि अमेरिका दुनिया के अलग अलग मुल्कों के मामलों में दखल क्यों देता है। अगर इतिहास में जाएंगे तो दूसरे देशों के मामलों में अमेरिकी दखल की एक लंबी फेहरिस्त है। क्यूबा, सोमालिया, इराक, अफगानिस्तान ऐसे तमाम नाम हैं जहां जंग के नाम पर अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए। हालांकि अक्सर ही मामलों में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में ये सवाल बार बार जहन में आता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करता है। हालांकि इतनी तादाद में तारीखें और घटनाएं हैं कि अमेरिका के दखल को परिभाषित करना मुश्किल है। बात चाहे अफगानिस्तान की हो या वियतनाम की, अमेरिका ने अपनी दखल को लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बचाने और एक जिम्मेदार देश के तौर पर ही पेश किया है। लेकिन गौर करने पर पता चलता है कि अमेरिका अपने फायदे और अपनी विदेश नीति को साधने के लिए दूसरे देशों के मामलों में दखल देता है। वह पहले किसी देश में अड्डे जमाता है, युद्ध लड़ता है और अपने हितों को पूरा करने के बाद वो इन देशों को उनके हाल पर छोड़कर वापस चला जाता है। बीते 20 सालों में वह अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली पर काम कर सकता था, लेकिन जिस तरह से उसने अफगानिस्तान से मुंह फेरा, उससे उसकी विदेश नीति का पता चलता है। इसके अलावा रूस से उसकी पुरानी लड़ाई है, इसलिए रूस जहां जहां जाता है अमेरिका भी वहां रूस को काउंटर करने के लिए चला जाता है, और जिसे वह कम्युनिस्टों के खिलाफ अपनी लड़ाई के तौर पर पेश करता रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ें। इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे संयुक्त राष्ट्र की बुनियाद डाली गई थी। इस युद्ध में हुई मौतों से कैसे वैश्विक समुदाय आहत हो गया था। तब उसे एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ी जो मानवीय संकट से उसकी रक्षा कर सके।
इसी मकसद को हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। लेकिन अब जब अफगानिस्तान में मानवीय संकट बढ़ गया है और संयुक्त राष्ट्र खामोश है, तब दुनिया भर में चर्चा इस बात की है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था आखिर क्या कर रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अफगान के मसले पर संयुक्त राष्ट्र ने खामोशी का लबादा क्यों ओढ़ लिया है। लोगों में इस बात की नाराजगी है कि अफगान संकट पर संयुक्त राष्ट्र तेजी से कुछ कर पाने में नाकाम रहा है। यह सच है कि जिस परिस्थिति और जिस मकसद से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, उससे लोगों की उम्मीद रहती है कि दुनिया भर में कहीं भी मानवीय संकट आए तो यूनाइटेड नेशंस तेजी से कार्रवाई करे। लेकिन अक्सर ही ऐसा नहीं हो पाता। दुनिया के देशों को खुद में समेटने वाली यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था एक्शन लेने की बजाय महज अपील ही कर पाती है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का रवैया हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह संस्था अपनी धीमी मौत मर रही है। 1945 में जब यह संस्था वजूद में आई, उसके कुछ दिन बाद से ही इसने अपनी प्रासंगिकता खोनी शुरू कर दी, क्योंकि इसके ताकतवर सदस्य देशों में फूट पड़ने लगी थी। तब से लेकर आज तक हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। यही वजह है कि किसी बड़ी मुसीबत पर संयुक्त राष्ट्र अपील से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। ऐसा करने के पीछे की वजहों को समझने के लिए हमें संयुक्त राष्ट्र के काम करने के तरीकों को समझना होगा। संयुक्त राष्ट्र किसी मसले पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाता, इसे समझने के लिए हमें इसकी संरचना को जानना होगा और फिर इसकी संरचनात्मक समस्या को समझना होगा। दरअसल कामकाज के लिहाज से यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें सुरक्षा परिषद सबसे ताकतवर निकाय है। हालांकि ये भी सच है कि संयुक्त राष्ट्र कोई फ्री एजेंसी नहीं है जो कोई आज़ाद फैसले ले सके। अंतिम तौर पर यह संस्था अपने सदस्य देशों पर ही निर्भर है। जहां तक अफगान संकट का सवाल है तो यह मसला अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का है और ये जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है। परिषद के परमानेंट मेंबर इसके मजबूत पिलर हैं। ये हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। इन्हें P5 कहा जाता है। इन सदस्यों को वीटो पावर हासिल है और यही इनकी ताकत है। लेकिन इस संस्था में कई संरचनात्मक समस्याएं हैं। अगर किसी मामले पर सुरक्षा परिषद कोई प्रस्ताव पारित करना चाहे तो उस पर सभी स्थायी सदस्यों की रजामंदी जरूरी होती है। मतलब कि अगर एक भी सदस्य प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करे और अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दे तो वो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाएगा। अब मौजूदा अफगान मसले को ही ले लीजिए। अगर सुरक्षा परिषद का कोई परमानेंट मेंबर तालिबान के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाता है और चीन या रूस उस पर वीटो कर देता है तो प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। इस संस्था की एक दिक्कत यह भी है कि जिन मामलों में दुनिया की बड़ी ताकतों का दखल हो वहां इसकी भूमिका और भी सिमट जाती है। इसकी वजह है कि यह संस्था सदस्य देशों के अनुदानों से चलती है और ताकतवर देश इसमें ज्यादा खर्च करते हैं। हालिया अफगान मामला भी कुछ ऐसा ही है। खबरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस मामले में भी दुनिया के ताकतवर देश खूब एक्टिव हैं। जहां अमेरिका ने ब्रिटेन और दूसरे देशों की मदद से 20 सालों तक अपनी सेना के जरिए अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखा, वहीं रूस और चीन तालिबान पर नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं। इसकी वजह है कि अमेरिका से रूस और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में अगर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस तालिबान के खिलाफ कोई प्रस्ताव लेकर सुरक्षा परिषद में आ भी जाएं तो रूस और चीन इस पर वीटो कर देंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। यानी अगर अफगान मसले पर संयुक्त राष्ट्र कुछ करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र की ये लाचारी पहले भी सामने आती रही है। पहली कहानी में हमने शीत युद्ध के समय वियतनाम युद्ध के बारे में आपको बताया था। तब कई लाख लोगों की मौतें हुई थी, लेकिन तब भी संयुक्त राष्ट्र निष्क्रिय बना हुआ था। तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहे वैचारिक युद्ध के सामने संयुक्त राष्ट्र लगभग नतमस्तक ही हो गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता कैसे कायम रहे और खोए विश्वास को कैसे हासिल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र को इन ताकतवर देशों के चक्रव्यूह से निकालने के लिए इसमें संस्थागत सुधार की जरूरत है। खासकर सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है, जिसकी मांग हमेशा से उठती रही है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि यह साल 2021 का है और सुरक्षा परिषद में वही 5 परमानेंट मेंबर हैं जो 1945 में थे। लेकिन वैश्विक राजनीति के लिहाज से अब बहुत कुछ बदल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे देशों की भूमिका का विस्तार हुआ है और नए देश सामने आए हैं।
शक्ति के मामले में भी साफ तौर पर बदलाव देखे जा सकते हैं। इसलिए शक्ति संतुलन के लिए इस निकाय में सुधार को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। अब सुरक्षा परिषद में लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों को भी स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए, ताकि दो ध्रुवीय दुनिया की धारणा का असरदार तरीके से मुकाबला किया जा सके। चलिए अगली खबर का रुख करें। हम जब भी शरणार्थी शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में लोगों के एक समूह की तस्वीर उभरती है, जो अपने साजो सामान के साथ दर दर भटकते फिरते हैं। वे आशियाने की तलाश में एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जो शायद कभी खत्म नहीं हो पाता। दुनिया भर में इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि उससे छोटे छोटे कई देश बन सकते हैं। कहने को तो वे सिर छिपाने के लिए छत की तलाश वाले जरूरतमंद लोग होते हैं, लेकिन जिन देशों में ये जाते हैं वे देश इन्हें एक आबादी आक्रमण से ज्यादा कुछ नहीं समझते। शरणार्थियों पर नजर रखने वाले संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के मुताबिक 2020 के आखिर तक शरणार्थियों की कुल तादाद करीब 8 करोड़ थी। यानी दुनिया के हर 100 में से एक व्यक्ति शरणार्थी जीवन जी रहा है। एक ये फैक्ट भी हैरान करने वाला है कि पिछले 10 सालों में इनकी तादाद दोगुनी हो चुकी है। अब सवाल है कि हम आज आपको शरणार्थियों के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल यूरोपीय देश पोलैंड ने पड़ोसी देश बेलारूस की सीमा पर 900 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। ऐसा उन शरणार्थियों को रोकने के लिए किया गया है जो बेलारूस के रास्ते पोलैंड में दाखिल होना चाहते हैं। पोलैंड सरकार को डर है कि इराक के शरणार्थी उनके देश में अवैध तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। पिछले 1 दशक पर नजर डालें तो शरणार्थियों का मुद्दा हमेशा खबरों में रहा है और इस खबर के चलते यूरोप खासा चर्चा में रहा है। यानी सिर्फ पोलैंड या बेलारूस ही नहीं, यूरोप महादेश ही दशकों से शरणार्थियों की समस्या का सामना कर रहा है। 2015 के दौरान मध्य पूर्व और अफ्रीका से रोजाना हजारों की तादाद में शरणार्थी यूरोप के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे थे। इससे यूरोपीय देश बेहद दबाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि संसाधनों पर इन शरणार्थियों का अतिरिक्त दबाव किसी भी देश को मंजूर नहीं था। अब आप पूछेंगे कि ये शरणार्थी आते कहां से हैं। हमने इसी कार्यक्रम के कई एपिसोड में आपको अफ्रीकी और मध्य पूर्व के देशों में होने वाले गृहयुद्ध के बारे में बताया था। हमने बताया कि कैसे नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इथोपिया, इरिट्रिया, यमन आदि देशों में गृहयुद्ध के चलते लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इन देशों में गृहयुद्ध या दूसरी तरह की दिक्कतों के चलते लोग यहाँ से पलायन करते रहे हैं। 2015 के दौरान वैश्विक बिरादरी के लिए शरणार्थी बड़ी समस्या बने हुए थे। तब सीरिया, अफगानिस्तान, इरिट्रिया, नाइजीरिया, कोसोवो के नागरिक गृहयुद्ध, मानवाधिकार हनन और गरीबी के चलते वहां से भाग रहे थे। भौगोलिक रूप से आसानी के चलते ये लोग यूरोपीय देशों की ओर रुख करते हैं। अब सवाल है कि शरणार्थियों को किसी देश में पनाह कैसे मिलती है। क्या इन्हें शरण देने के लिए कोई नियम कानून है? किसी दूसरे देश में शरण लेने वाले व्यक्तियों को यह साबित करना होता है कि वे अपने देश में उत्पीड़न के शिकार हैं और उन्हें वापस भेजा गया तो उनकी मौत भी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि 1951 के तहत शरणार्थियों को शरण दी जाती है। यह यूनाइटेड नेशंस की एक बहुपक्षीय संधि है। इसमें रिफ्यूजी की परिभाषा, उनके अधिकार और उस देश की रिफ्यूजीज के प्रति जिम्मेदारियों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं जो शरण देते हैं। यह संधि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह के होने या अलग राजनीतिक विचारों के कारण उत्पीड़न और अपना देश छोड़ने को मजबूर लोगों के अधिकारों को सुरक्षा देती है। यह संधि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948 के अनुच्छेद 14 से प्रेरित है। शरणार्थियों की मान्यता को लेकर 1967 में एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुआ। 1951 की संधि में 1 जनवरी 1951 से पहले की घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति को शरण देने की बात थी। साथ ही इस संधि में सिर्फ यूरोप के शरणार्थियों को ही शरण देने का प्रावधान था। लेकिन 1967 के प्रोटोकॉल में दोनों ही पाबंदियां हटा दी गईं। हालांकि भारत इस प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। आइए अब जल्दी से नोट करें आज के एपिसोड में बताई हुई खबरों पर आधारित क्या क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल है, वियतनाम युद्ध के क्या कारण थे? अफगानिस्तान की तुलना वियतनाम युद्ध से करने के कारणों पर प्रकाश डालें। दूसरा सवाल है, हालिया वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल क्यों उठे हैं? इसके प्रभावी ढंग से काम न कर पाने के पीछे क्या कारण है, विवेचना कीजिए। और तीसरा सवाल है, दुनिया भर में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं?
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि 1951 किस प्रकार इनके अधिकारों की रक्षा करती है, वर्णन कीजिए। तो इन तीनों सवालों के सिनॉप्सिस यानी उत्तर की रूपरेखा आप लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।